हेलो एवरीवन। आपका जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में एक एग्ज़ाम है बॉटनी का। बॉटनी में आपके 2 पेपर्स रहेंगे हर सेमेस्टर में। पेपर ए में आपको एल्गी फंजाई के बारे में पढ़ना है और पेपर बी में आपको सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। सेल बायोलॉजी में आपके टॉपिक्स रहेंगे, सेल एनवलप्स रहेंगे, सेल ऑर्गेनेलिज रहेंगी, उनकी डिटेल, उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर्स, माइटोसिस, मियोसिस, इन सब के बारे में आपने पढ़ना है। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो पहली रहेगी सेल के ऊपर। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी की हमें चाहिए अपनी नॉलेज के लिए वो देखेंगे और उसके बाद हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे सेल एनवलप्स के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें तो हमने अगर सेल की स्टडी करनी है तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। मीनिंग सेल बायोलॉजी में सभी स्टडी आ जाएगी सेल की, उसकी सभी ऑर्गेनेलिज की, उसके स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शंस की, कैसे सभी जो ऑर्गेनेलिज हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे वो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं। और कुछ ऑर्गेनेलिज का जब हम ओरिजिन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस वे से उनका जो ओरिजिन है वो भी क्या है, इंटरकनेक्टेड है। कैसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने और उनमें किस तरीके से जो ऑर्गन्स हैं उनकी क्या हुई, डेवलपमेंट हुई। कुछ ऑर्गन्स अभी भी आपको सेल में ऐसे मिलेंगे, जो ऑर्गेनेलिज कुछ आपको अभी भी सेल में ऐसे मिलेंगी जो कि सिंगल मेम्ब्रेन्स हैं, और कुछ आपको ऐसे मिलेंगी जो क्या हैं, डबल मेम्ब्रेन है। तो ये सब किसका रीज़न था, इवोल्यूशन का रीज़न था। वो हम वन बाय वन जैसे ही हम उन ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें वो सब डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इसका रीज़न क्या था, उनके एनवलप्स के बनने का क्या लिंक था इवोल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले सेल बायोलॉजी की बात करें। सेल बायोलॉजी क्या है, तो सेल बायोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो इसका मीनिंग क्या होता है, इट डील्स विद द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्स एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। मीनिंग सेल बायोलॉजी में हम सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एज वेल एज जो भी उसकी सेल ऑर्गेनेलिज हैं उन सभी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी सब स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद सेल की डेफिनेशन दी गई है, सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि जो सेल है वो हमारी लाइफ का एक, हम डायरेक्ट वे में कह सकते हैं, एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट, मीनिंग हमारा जो टोटली स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेल के ऊपर। क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म फर्दर पार्टिसिपेट करता है पॉपुलेशन में, और इन द सेम वे सभी की फॉर्मेशन हुई है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट जो भी है हमारी लाइफ का वो क्या होगा, सेल होगी। फंक्शनल यूनिट भी मीनिंग क्या है, जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में चल रहे हैं वो सारे के सारे सेल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, उनके डिफरेंट क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो अगर हम सेल को इमेजिन नहीं कर रहे तो हम लाइफ को इमेजिन है वो कभी भी नहीं कर सकते। आपने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट हैं। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें या जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एटम है। अगर एटम नहीं है तो कोई भी कंपोनेंट्स नहीं है, कोई कंपाउंड नहीं है। इन द सेम वे हमारे पास अगर सेल नहीं है तो हमारे पास कोई भी लाइफ नहीं है। तो सबसे पहले सेल की ही ओरिजिनेशन हुई थी, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो सेल की हमारे पास कोई भी एक क्लियर कट डेफिनेशन आपको अभी भी नहीं मिलेगी। सेल की डेफिनेशन ना मिलने का क्या रीज़न है, क्योंकि साइंस में अगर हम कोई भी एग्जांपल देते हैं या कुछ भी नई रिसर्च करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रह जाती हैं। एक्सेप्शंस आर द पार्ट ऑफ साइंस, बिकॉज उसमें क्या है कि हर एक चीज़ की, अगर हम, आपने पढ़ा होगा कभी हम कोई प्रिंसिपल्स वगैरह भी पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं साइंस में, तो मोस्टली चांसेस में यही होता है कि उनकी कुछ ना कुछ क्या रहती हैं, एक्सेप्शंस रहती हैं। तो इसी तरीके से सेल की जो डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई, उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं बैठी वो डेफिनेशंस। तो हम अभी भी क्लियरली कोई एक सिंगल बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है वो सेल को नहीं दे सकते। सबसे पहले बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में, कि अगर सेल के बारे में बताया गया था तो वो बताया गया था सेल थ्योरी के थ्रू, कि सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी में सेल को एक्सप्लेन किया गया, सेल के बारे में बताया गया। लेकिन हमें पता है कि कोई भी एक थ्योरी है वो बनती है तो थ्योरी के बनने से पहले उसके बारे में किसी ने सोचा होगा,
उसके बारे में कुछ अपनी हाइपोथेसिस लगाई होगी। हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है कि एक आइडिया लगाना। हम कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं तो हमेशा उसकी एक क्या होती है, हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस में एक उसका रिज़ल्ट या एक हम बोल सकते हैं कि अनरियल रिज़ल्ट को लेकर चलते हैं हम, कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके का हो सकता है। तो कोई भी थ्योरी वगैरह अगर पहले बनती है तो सबसे पहले उसकी बनती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में उसका दोनों तरीके के रिज़ल्ट दिए जाते हैं कि इस काम को करने से ये दोनों आउटपुट हमें क्या है, मिल सकती है। अगर हम उस हाइपोथेसिस का डाटा इकट्ठा कर पाते हैं, हम उसके प्रूफ इकट्ठे कर पाते हैं, तो वो हाइपोथेसिस किस में कन्वर्ट हो जाती है, थ्योरी में। थ्योरी में कन्वर्ट होने के बाद अगर वो साइंटिस्ट के थ्रू अप्रूव कर दी जाए तो वही जो हाइपोथेसिस है वो क्या बन जाती है, एक प्रिंसिपल बन जाती है। तो इन द सेम वे सेल थ्योरी का भी ऐसे ही हुआ। जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने, हमें पता है ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं कि अनियन पील में देखा था, कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखे थे और उन्होंने उनको नाम दे दिया सेल। तो हमें तो एक शुरुआत चाहिए होती है ना किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। तो हमारे जो मेन सेल थ्योरी के जो दो साइंटिस्ट माने जाते हैं वो शिल्डन एंड कान माने जाते हैं। तो उन दोनों ने अलग अलग के ऊपर काम किया। जैसे शिल्डन ने प्लांट्स के ऊपर काम किया और स्कान ने एनिमल्स के ऊपर काम किया। 1838 में शिल्डन ने क्या बताया कि जो प्लांट्स हैं वो भी सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। और प्लांट का जो बेसिक ओरिजिन है वो भी क्या है, सेल है। उसके बाद स्कान ने एनिमल्स के सेल्स के ऊपर वर्क किया, एनिमल्स के ऊपर वर्क किया। उन्होंने भी ये बात बताई कि प्लांट्स के साथ साथ जो एनिमल्स हैं वो भी किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। लेकिन उनमें क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। यही डिफरेंस था दोनों में और यही डिफरेंस हम आज तक क्या है, पढ़ते आए हैं, कुछ और भी माइनर पॉइंट्स के अलावा। उसके बाद उन्होंने बताया कि सेल इज़ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय प्रोटोप्लाज्म बाउंडेड बाय सेल एनवलप। उन्होंने बताया कि सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको सेंटर में न्यूक्लियस मिलेगा, उसके आसपास क्या है, लिक्विड प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, जो कि किससे कवर्ड होगा, सेल एनवलप से कवर्ड होगा। प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है, अब जब ये डेफिनेशन दी गई, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ ना कुछ क्या है, एक्सेप्शंस रहेंगी। तो इसकी क्या एक्सेप्शन रही या इसके जो ऑब्जेक्शन है वो क्या रहे। सबसे पहले इन्होंने बताया कि सभी की सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने जैसे बोला था कि लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। लेकिन अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें वो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें कोई भी सेल नहीं है क्योंकि उसमें किसी तरीके की कोई भी डिवीज़न नहीं है। तो फिर वो हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी काउंट करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी वहाँ पे गलत प्रूव हो गई। सेकंड वन था वो चेरिया। वो चेरिया में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म नहीं, एक एल्गी है जिसके बारे में आप लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो वो चेरिया में कंडीशन होती है सिनोसिटी कंडीशन। सिनोसिटी कंडीशन का क्या मीनिंग है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने बोला था कि सेल में एक न्यूक्लियस है और वो किससे सराउंडेड है, प्रोटोप्लाज्म से, और बाउंडेड किससे, सेल एनवलप से। तो वो जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पे भी क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं बैठती। उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स की बात करें, आपने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा होगा और उसका जो सबसे फेमस या सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो यही है कि उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, मैच्योर आरबीसीज में एब्सेंट होता है। उसके बाद बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस ही नहीं होता। आप जब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में तो आपको वो सारा पता चलेगा कि उसमें जो न्यूक्लियस है वो किस टाइप का है और किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ सेल, कि सेल किस किस तरीके की हो सकती है। सबसे पहले तो इसमें बात आती है मेज़रमेंट की। सेल को मेज़र किया जाता है माइक्रोन में, उसके साइज़ को। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट सेल है वो किसकी है, माइकोप्लाज्मा की। उसका जो साइज़ है वो 0.1 से लेकर 2.5 माइक्रोन तक भी हो सकता है। लॉन्गेस्ट जो सेल थी वो बोमेरिया की बताई गई थी। बास्ट फाइबर सेल है। बास्ट फाइबर कहाँ से मिलते हैं, स्केंडरी फ्लोएम से। इसकी जो लेंथ थी वो बताई गई थी 55 सेंटीमीटर। और ओस्ट्रिच एग को हम क्या बोल देते हैं, लार्जर सेल भी बोल देते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि हमारे पास सेल के क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो है एनवलप्स, जो भी आउटर कवरिंग है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा पार्ट है, साइटोसोल, ऑर्गेनेलिज एंड इंक्लूजन्स। इनके बारे में हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, सभी ऑर्गेनेलिज के बारे में भी, इंक्लूजन्स जो एक्स्ट्रा कुछ क्या है पार्ट हैं
सेल का और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया में एक विलाई पोर्शन है। विलाई का काम क्या होता है, एक तो सबसे पहले सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में वहाँ पे हमारे जो भी एनर्जी प्रोवाइडिंग पार्ट्स हैं वो सभी प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, उनके बारे में सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट वन क्या आता है, न्यूक्लियस, द ब्रेन ऑफ द सेल, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है जो कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसके बाद है, इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। आपने इनके बारे में सुना होगा। इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो किसके बेस पर होता है, उनके न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, कि उनका जो न्यूक्लियस है वो किस वे से ऑर्गेनाइज्ड है। ये अब सारा डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का न्यूक्लियस है, यूकैरियोट्स में किस टाइप का न्यूक्लियस है। इसमें हम पहले भी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है न्यूक्लियस नहीं होता, उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, कोई कवरिंग नहीं है उसके आउटसाइड में। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में। उसके बाद बात करते हैं हम सेल एनवलप्स के बारे में। सेल एनवलप्स पे कहीं पे तो आपको 3 जो पार्ट्स हैं वो इंक्लूडेड मिलेंगे इन स्पेशल केसेस लाइक बैक्टीरिया, लेकिन मोस्टली इसमें जो 2 पार्ट हैं वो आपको कौन से मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और क्या है, सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल वॉल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्लांट में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। तो ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे हम। एक और भी मेन डिफरेंस आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेल वॉल है वो परमिएबल है, वो अलाउ कर देती है सब्सटेंस को क्रॉस होने के लिए, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही क्या है, क्रॉस करने देती है। तो इन सब डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल वॉल की बात करें, प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स पोजेस एन एडिशनल लेयर नोन एज सेल वॉल। तो प्लांट सेल्स और बैक्टीरियल सेल में एनिमल्स के अलावा एक एडिशनल लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। द आउटर बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग एंड मेटाबोलिकली इनर्ट सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड द सेल वॉल। अब सेल एक नॉन लिविंग पार्ट है, लेकिन वो बनी कहाँ से है, लिविंग पार्ट से ही बनी है। लिविंग पार्ट के मटेरियल सिक्रीट होने से ही किसकी फॉर्मेशन हुई है, नॉन लिविंग सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो वो हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस हैं सेल वॉल को बनाने के लिए क्या है, हेल्पफुल हैं, या सेल वॉल है वो फर्दर किन किन सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद है, इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी एंड नीड ऑफ सेल ईच सेल पोजेस द डिफरेंट लेयर ऑफ द सेल वॉल। मेनली हम मानते हैं कि सेल वॉल की 3 लेयर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लैमेला। लेकिन वो जो लेयर्स का नंबर है वो डिपेंड करता है सेल की एज के ऊपर, सेल की नीड के ऊपर और सेल की मैच्योरिटी के ऊपर। जितना ज़्यादा सेल ओल्ड होगी उतना ज़्यादा उसमें नॉन लिविंग जो सब्सटेंस हैं डिपॉजिट होना शुरू होंगे, उतनी ज़्यादा उस सेल की क्या होंगी, लेयर्स होंगी। जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की सेल को रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा उनमें जो नंबर ऑफ़ लेयर्स हैं वो भी क्या हैं, वो इंक्रीज़ होते रहेंगे। तो ये सब डिपेंड करता है सेल की नीड के ऊपर कि सेल को किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। अब हमें पता है कि सभी जो सेल हैं वो एक दूसरे के साथ क्या रहती हैं, इंटरलिंक्ड रहती हैं। वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं, इन्वायरमेंट के साथ भी क्या है, कम्युनिकेशन करती हैं। वो जो कम्युनिकेशन है वो होता है डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो ये जो इंटरलिंक है सेल का वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो इंटरलिंक किस तरीके से काम करता है और कैसे वो क्या है, हेल्पफुल है। उसके बाद बारी आती है सेल एनवलप्स के बारे में। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जो सेल एनवलप्स हैं उसमें मेनली तो 2 पार्ट्स होते हैं, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन बैक्टीरिया के केस में ग्लाइकोकैलिक्स की भी एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, तो वो भी किसका पार्ट होगा, सेल एनवलप का पार्ट होगा। बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो जो बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएशन होता है वो भी सेल वॉल की स्टेनिंग के बेस पर होता है। तो आप देखो कि सेल वॉल कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि बैक्टीरिया में
जो स्टेनिंग है वो किस टाइप की हो रही है वो आप सब पढ़ोगे डिटेल में। तो उसकी स्टेनिंग के बेस पर बैक्टीरिया को उन्होंने 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखने वाली बात ये है कि अगर एक माइनर पार्ट है सेल वॉल किसी भी सेल का, तो उसमें भी इतनी वेरिएशंस प्रेजेंट हैं और एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मेन बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि जो सेल वॉल है या हमारे जो हम यहाँ पे इकट्ठा सेल वॉल को नहीं ओनली लेकर चलेंगे, यहाँ पे हम सेल एनवलप्स को लेकर चलेंगे। कुछ उनके कॉमन फंक्शंस भी आएंगे और कुछ उनके जो फंक्शंस हैं वो इंडिविजुअल भी आएंगे जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सारा डिटेल में पढ़ेंगे तब, और जब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में डिटेल में तब। तो सबसे पहला जो फंक्शन है सेल एनवलप का या सेल वॉल का वो क्या है, प्रोटेक्शन का। एज वी नो सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, तो डेफिनेटली इट विल पार्टिसिपेट इन द प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन आउटर इन्वायरमेंट से, आउटर आउटपुट से जो प्रोटेक्शन मिलती है सेल को वो टोटली कहाँ से मिलती है, सेल एनवलप्स के थ्रू मिलती है। अब जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, उसमें कुछ चैनल्स होते हैं, उसमें से जो सब्सटेंस है वो एक्टिवली भी पास हो सकते हैं, पैसिवली भी पास हो सकते हैं। एक्टिवली पास होने का मीनिंग क्या है कि उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी सब्सटेंस को पास करवाने के लिए। पैसिवली का मीनिंग क्या है कि विदाउट एनर्जी जो भी सब्सटेंस है वो पास हो सकते हैं। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमेशा कैसे बिहेव करती है, एज आ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मीनिंग वो हर तरीके के जो सब्सटेंस को है वो वहाँ से क्रॉस नहीं होने देगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होगा किसी भी एनवलप्स का वो क्या होगा, उसकी प्रोटेक्शन का होगा। सेकंड वन दे रखी है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मीनिंग क्या होता है, रिजिड बनाना, उसको हार्ड बनाना। तो सेल वॉल रिजिड बनाने का सेल को काम करती है, क्योंकि देखो अगर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पार्टिसिपेट करती है, हमने जैसे ओस्मोसिस वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर वाटर वगैरह रिमूव हो जाता है सेल में से तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी क्या है, श्रिंक होना शुरू हो जाती है। तो सभी पार्ट्स हैं अपने अपने प्लेस पर अपना एक डिफरेंट काम करते हैं। तो रिजिडिटी का मीनिंग क्या है कि सेल को हार्डनेस या सेल को रिजिडनेस प्रोवाइड करने का काम भी क्या है, एनवलप्स का है। और मोस्टली ये काम किसका है, सेल वॉल का काम है। टू मेंटेन डिवीज़न, अब डिवीज़न किस वे से होनी है, किस तरीके से होनी है, हमने जैसे ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो उनमें भी सेल प्लेट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करने का काम, उसके बाद हर एक डिवीज़न के टाइम पे पूरी सेल को मेंटेन रखना, फर्दर उसी एक सेल का 2 पार्ट्स में डिवाइड होना, उनके बीच में सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे सभी पार्ट्स का बनना। तो इन सब पार्ट्स में भी जो हमारे जो सेल एनवलप्स हैं वो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रोथ कंट्रोल, सेल की अनलिमिटेड ग्रोथ को रोकने में भी डेफिनेटली सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अगर सेल में वॉल जैसे पार्ट नहीं होंगे तो अनलिमिटेड ग्रोथ भी हो सकती है सेल की, जो कि उसके लिए क्या है, हार्मफुल है। हमने कैंसर सेल वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है। तो कैंसर सेल में हम देखते हैं कि जो कैंसर के होने का रीज़न क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ सेल का होना, बहुत सारा नंबर उनका इंक्रीज़ होते जाना। तो जो सेल के अंदर मटेरियल है वो हमारे आउटर इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल नहीं है। तो इसीलिए एक बाउंड्री बनाना, एक जो सेल के ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट रखना, उसके लिए सेल वॉल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सेलुलर शेप, एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि सेल की शेप को मेंटेन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कम्युनिकेशन विद द इन्वायरमेंट थ्रू पिट्स एक्सेट्रा, इन्वायरमेंट के साथ जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई मटेरियल की इनपुट हो रही है, किसी मटेरियल की आउटपुट हो रही है, पिनोसाइटोसिस के बारे में, फैगोसाइटोसिस के बारे में आप लोग पढ़ोगे और आपने सुना भी होगा। तो ये सब जो मटेरियल हैं, ये जो जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ये भी किन के थ्रू हो रहा है, सेल वॉल के थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। सेल वॉल में आप एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पिट्स के बारे में। पिट्स भी क्या करती हैं, सेल को इंटरकनेक्टेड रखती हैं, उनके बीच में मटेरियल को एक्सचेंज करने का क्या है, काम करती हैं। और ये सभी पार्ट बने होंगे नॉन लिविंग से। तो ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बताया भी, कोई भी सेल अगर नॉन लिविंग है तो उसमें वो जो मटेरियल है वो डिपॉजिट ज़्यादा हुआ है, और विद टाइम एंड विद नीड मटेरियल डिपॉजिट होने से वो जो सेल हैं वो क्या हो जाती है, नॉन लिविंग हो जाती हैं।
और वो सब मटेरियल के बारे में भी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी ये क्या था कि ओनली सेल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि हमें पता हो कि अगर हमने सेल के बारे में पढ़ना है तो उसके किन किन पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, और हमें उनके फंक्शंस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, और क्या रोल है सेल का हमारी लाइफ के लिए। थैंक यू।